जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर लें, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, क्योंकि यह जो हमारा चैप्टर है, सेकंड नंबर चैप्टर, ये पूरे बुक का महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न बनता ही है। ठीक है। चाहे गॉस की प्रमेय आए या फिर गॉस के अनुप्रयोग या फिर वैद्युत फ्लक्स आ जाता है। कभी कभी बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स की मात्रक क्या है, बीमा क्या है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो है वो क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसीलिए आप अपना फायदा करने के साथ साथ अपने दोस्तों का भी कुछ ना कुछ फायदा करवा दिया करें। तो इसलिए वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो गॉस के अनुप्रयोग है। और गॉस के अनुप्रयोग का पहला हमारा अनुप्रयोग होगा कि अनंत लंबाई का अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। हाँ, हेडिंग है गॉस के अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय, गॉस के प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ठीक है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। उसमें से पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के, पहला अनुप्रयोग है अनंत, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के एक समान, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट, सीधे तार के निकट, तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता। ठीक है। एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है। अनंत लंबाई का है और एक समान रूप से आवेशित है, सीधा तार है। कैसा तार है? सीधा तार। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिएगा, आप क्या करिए, ये अनंत लंबाई का नहीं है, बस सीमित लंबाई की एक पाइप है। और तार जो होता है सेम ऐसा ही होता है। ठीक है। बट वो तार पतला होता है। जब तार को काटा जाता है तो उसके इस साइड में देखो एक वृत्त टाइप का पृष्ठीय अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वृत्त टाइप का बनता है। तो इधर वाला एक खोखला है, इसलिए आपको वृत्त टाइप का दिख तो रहा होगा। इधर वाला ये वृत्त वाला हो गया हिस्सा, ये भी एक वृत्त वाला हिस्सा हो गया। और तार का जो ये हिस्सा होता है लंबाई वाला, वो क्या होता है? बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार। तो ये समझ पा रहे होंगे कि हाँ, ये जो मतलब एक चालक है और इसको अगर बहुत पतला कर दिया जाए तो अभी ये क्या हो जाएगा? अभी ये भी क्या हो जाएगा? एक वायर की तरह कार्य करेगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हम अनंत लंबाई का एक चालक तार बना लेते हैं। ठीक है। इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला जो हिस्सा है ये वृत्ताकार ऐसे ही दिख रहा होगा तुमको, ये वृत्ताकार हिस्सा। ठीक है। इस टाइप की एक पाइप है मान लीजिए। अब क्या है? अब ये कह रहे हैं कि ये अनंत लंबाई का है, तो अब अनंत लंबाई का तो बनाना मुश्किल है। तो अब एक काम करिए, ऐसे इसको बढ़ा सकते हो। मतलब ये ऊपर अनंत लंबाई तक है और नीचे भी क्या है? अनंत लंबाई तक है। ठीक है। डॉट डॉट लाइन क्या बताता है? डॉट डॉट लाइन बताता है कि ये जो चालक तार है वो अनंत लंबाई का है। ठीक है। अब इस पर क्या है? एक समान रूप से आवेश है, तो एक समान रूप से आवेश धनावेश हम मान लेते हैं। एक समान रूप से आवेश ऐसे है, ये एक समान रूप से आवेश हो गया।
अगर इस वाले चालक पर एक समान रूप से आवेश होगा तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो क्या होंगी, ऐसे ही तो निकलेंगी हर दिशाओं में, ऐसे जाएंगी सब, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसे हर हर जगह पे होंगी ना, ऐसे होंगी ना कि ऐसे होंगी, ऊपर की तरफ नहीं जा रही होंगी, ऐसे फैलेंगी, इधर जाएंगी इधर जाएंगी इधर जाएंगी उधर जाएंगी इधर, मतलब ऐसे वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, मतलब इधर को जाएंगी इधर को जाएंगी, तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगानी निकालनी। अगर गॉस की प्रमेय को अप्लाई करके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो सबसे पहला काम होता है गॉस की प्रमेय में कि आपको बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बंद पृष्ठ। तो इससे बोला गया है कुछ दूरी पर, लिखा है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट। आप निकट यहाँ पे मान लेते हैं ये तार है, इसके निकट मैंने स्मॉल आर दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। ये है स्मॉल आर दूरी पर, इस बिंदु पर। ठीक है, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं पी। तो अगर इस बिंदु पी पर हमको इस तार पे एक समान रूप से आवेशित तार के कारण इस बिंदु पर आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके, तो फिर हमको सबसे पहले एक बंद पृष्ठ को मानना पड़ेगा। ऐसा बंद पृष्ठ होना चाहिए कि इस पूरे तार को वो ढक ले, मतलब पूरा का पूरा अपने अंदर समाहित कर ले, कवर कर ले। तो अगर हम इस यहाँ से गोलाकार ऐसे खींचेंगे तो अनंत लंबाई का है तो कुछ हिस्सा इसका कवर नहीं हो पाएगा। तो हम एक काम करेंगे, इसी के साथ में ऐसे ऐसे एक सीधा क्या है बेलनाकार, जब हम क्या मानेंगे, बेलनाकार जो है गौसीय पृष्ठ मानेंगे। कैसा पृष्ठ होना चाहिए? बेलनाकार। जब हम बेलनाकार गौसीय पृष्ठ मानेंगे तो ये जो अनंत लंबाई का तार है वो क्या हो जाएगा, उसी के भीतर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ समझिएगा, इसको बेलनाकार पृष्ठ है इसलिए ये भी ऐसे कवर होगा। ठीक है, ये तार जो है इसी गौसीय पृष्ठ के भीतर है। तार क्या है? इस गौसीय पृष्ठ के भीतर है। ये हो गया। ये बाबू हो गया तार। अब ये जो तार है वो अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबाई का तो हो गया। अब अनंत लंबाई का है, इससे ही मतलब जो गौसीय पृष्ठ होता है, जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, गौसीय पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाना चाहिए। तो ऐसा हमने क्या किया, बिंदु यहाँ माना था, इसी से हो करके एक मैंने क्या किया, बेलनाकार गौसीय पृष्ठ मान लिया। एक क्या कर लिया, गौसीय पृष्ठ मैंने माना है, वो भी कैसा, बेलनाकार। ठीक है, और इससे स्मॉलर दूरी पर इस बिंदु पर हमको क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं है कि एक बार में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आए, इसलिए हम क्या करते हैं, इस बेलनाकार पृष्ठ के इस बेलनाकार पृष्ठ के इस वाले वक्राकार जो पृष्ठ है, हमारा बेलनाकार पृष्ठ है, ये बेलनाकार गौसीय गौसीय पृष्ठ है। गौसीय पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार। बेलनाकार गौसीय पृष्ठ में दो पृष्ठ कैसे हैं, समतलकार समतलाकार है। ये समतलाकार पृष्ठ है, ये भी समतलाकार पृष्ठ है, लेकिन ये वाला जो पृष्ठ है ये वक्राकार है। जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा, वक्राकार पृष्ठ को समझिएगा। तो ये चीज हम छू रहे हैं, ये वाली। ठीक है, ये वक्राकार पृष्ठ हो गया, ये वाली वक्राकार पृष्ठ, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है वक्राकार है, और ये वाला जो पृष्ठ है ये वाला, और ये वाला ये समतलाकार है। ठीक है, ये समतलाकार है, ये भी समतलाकार है, और ये वाला जो है वो वक्राकार है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब यहाँ पे हमको ये देखना है, अब ये बेलन हो गया। अब बेलन की जो त्रिज्या होगी वो भी क्या होगी, इस तार से जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पर क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, तो ये भी आर होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये भी आर होगा। समझ पा रहे हो भैया? अब ध्यान से देखिएगा। अब हमको सबसे पहले हम लिख लेते हैं थ्योरी, इसकी कुछ ना कुछ थ्योरी लिखेंगे। लिखेंगे माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार। एक मिनट रुकिए। यहाँ पे लिखेंगे माना अनंत लंबाई का, हल करने से पहले कुछ लिख लेते हैं थ्योरी, इसी में लिखेंगे माना अनंत अनंत लंबाई का
एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित सीधे तार, सीधे तार, एक समान रूप से अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट स्मॉल r दूरी पर, सीधे तार के निकट स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी। जो चीज इसमें है सेम वही चीज यहाँ पे लिखी जा रही है। देखिएगा, लिखा है, देखिए, अनंत लंबाई का चालक तार है, तो लिखा है माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित। ये एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित होने का मतलब है जितना आवेश इस जगह पे होगा उतना ही आवेश किसी भी बिंदु पर चेक करो, इस पूरे चालक तार की आप किसी भी बिंदु पर चेक करोगे तो हर जगह पर समान आवेश होगा। अगर इस वाले बिंदु पर चेक किया है, अगर इस पे 10 कूलाम है, फिर इस पे देखा तो इस पे भी 10 कूलाम होगा, इस पे देखोगे इस पे भी। हर एक बिंदु पर, चालक के हर एक बिंदु पर अगर आवेश बराबर है तो उसी को बोला जाता है कि वह एक समान रूप से आवेशित है। कैसा है? एक समान रूप से आवेशित है। और चालक को, जब भी चालक को आवेश दिया जाता है, तो जब भी चालक को आवेश दिया जाता है तो हमेशा आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, ना कि उसके भीतर। हमेशा आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, ना कि उसके भीतर। अब यहां समझिएगा, लिखा हुआ है माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमको यहाँ पे जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु से गॉसीय पृष्ठ खींचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना, या फिर ज्ञात करनी है, इसलिए यहाँ पे लिख दो, इसलिए स्मॉल r दूरी पर बिंदु P से होता हुआ होकर जाने वाला, बिंदु P से होकर जाने वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिंदु P से होकर जाने वाला, बिंदु P से होकर जाने वाला, बिंदु P से होकर, एक मिनट, बिंदु P से होकर जाने वाला बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ माना जाता है। ठीक है, ये भी लिखोगे। इसीलिए स्मॉल r दूरी पर बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ माना जाता है, जिसमें अब इसको हम नाम दे देते हैं S1, इसको नाम क्या देते हैं? S1, इसको नाम दे देते हैं S2 और इस वाले को नाम दे देते हैं S3। ये क्या है? S3। ठीक है, जिसमें S1 तथा S2, S1 तथा S2 दो समतलाकार पृष्ठ एवं S3 एक वक्राकार पृष्ठ है, एक वक्राकार पृष्ठ है। ठीक है, इतना तुमको हिंदी में लिखना है। हिंदी बड़ी सिंपल होती है, इसी में लिखना है, तुमको रटना नहीं है, ध्यान देना है। फिर से यहाँ पे रिपीट करा रहे हैं क्या लिखना है। देखिए, बड़ी सिंपल चीज है। पहली बात, आपको टॉपिक पता होना चाहिए, टॉपिक क्या है। फिर से हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं।
अनंत लंबाई के एक समान रूप से, तो अनंत लंबाई का हो गया, और एक समान रूप से आवेशित सीधा तार, तार सीधा होना चाहिए, एक समान रूप से आवेशित होना चाहिए, अनंत लंबाई का होना चाहिए, ठीक है, के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे आप इधर आप निकट बिंदु कोई मान लीजिए, चाहे इधर आप निकट बिंदु मान लीजिए, ठीक है, जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। हमने क्या किया, इधर एक निकट बिंदु स्मॉल आर दूरी पर मान लिया। अब स्मॉल आर दूरी पर इस तार से बिंदु P है, यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमको अब यही चीज लिखना भी है, हिंदी में लिखेंगे, माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत के निकट स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P है, स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। फिर आगे लिखा है, अब जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और किसकी मदद से, गॉस की प्रमेय की मदद से, किसकी मदद से, गॉस की प्रमेय की मदद से, इसीलिए इसलिए स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P से होकर जाने वाला बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ माना जाता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय से ज्ञात करना है, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय इसलिए स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P से होकर जाने वाला बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ माना जाता है, जिसमें S1 तथा S2, ये रहा S1 और ये रहा S2, S1 तथा S2 दो समतलाकार पृष्ठ हैं। समतला का मतलब प्लेन होते हैं, ऐसे प्लेन होते हैं बिल्कुल, जैसे खीरे को आप चाकू से, धारदार चाकू से काटोगे तो एक अनुप्रस्थ काट मतलब एक समतल मिलेगा। लौकी, खीरा कुछ भी काटिए तो क्या होता है, जब ऐसे काटा जाता है तो एक बिल्कुल समतल टाइप का मिलता है, समझ पा रहे हो। खीरा हो गया, चाकू चाकू से काटिए तो ये चीजें समतल। ऐसे ही आप किसी वायर को अगर काटोगे धारदार चालक से तार से, तो उस पर एक चिकना चिकना पृष्ठ होगा ऐसे, उसी को समतलाकार पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक समतलाकार पृष्ठ ये हो गया। तो S1 तथा S2 दो समतलाकार पृष्ठ एवं S3 एक वक्राकार पृष्ठ है। क्या है, S3 जो है वो एक वक्राकार पृष्ठ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं बची है, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कि S1 और S2 पर हम मानेंगे क्षेत्रफल अवयव। यहाँ देख लीजिए, पहले हमने क्या किया, एक मैंने क्षेत्रफल अवयव वक्राकार पृष्ठ पर ले लिया, ये क्षेत्रफल अवयव मैंने वक्राकार पृष्ठ पर लिया, जिसका क्षेत्रफल जो है वो DA है, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी बताएंगे, हम फील कराते हैं कैसे होगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया है, इस पूरे समतल पृष्ठ का, इस पूरे समतल पृष्ठ का एक छोटा सा जो हिस्सा है वो ये है, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो DA है, इसका भी क्षेत्रफल जो है वो DA है, इसका जो क्षेत्रफल है वो DA है, लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इसके लंबवत ही तो होगा। इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इस अवयव का क्षेत्रफल सदिश, इस खंड का क्षेत्रफल सदिश, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये, अब तुमसे कहा जाए कि ये इसका समतलाकार पृष्ठ है, अब ये इसका समतलाकार पृष्ठ है, इसी के समतलाकार पृष्ठ पर हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया है, उस पर लंबवत रेखा खींचूंगा तो ऐसे ही तो खींचूंगा तुम्हारी तरफ, ऐसे, ठीक है, ऐसे खींची जाएगी सामने। तो ऐसे ही ये तार ऐसे रखा हुआ है, जब ये तार ऐसे रखा है तो इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ होगा, वो हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश DA, ठीक है। ये क्षेत्रफल सदिश है, इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे वाला हमने क्या कर लिया, नीचे मैंने एक क्या कर लिया, एक हो गया ये हमारा छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है। इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव का अगर हम निकालेंगे क्षेत्रफल सदिश, तो वो भी इसके नीचे की तरफ लंबवत नीचे की तरफ जाएगा, वो DA हो जाएगा, वेक्टर DA, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज समझिएगा, इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो किधर है, इस पर भैया कौन सा चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। इस वाले पाइपवा पर या फिर इस वाले वायर पर इस वायर पर जो वैद्युत क्षेत्र सॉरी आवेश है वो प्लस में है। इस वाले वायर पर कैसा आवेश है, इस वाले वायर पर जो आवेश है वो प्लस, इस वायर पर जब प्लस आवेश है तो प्लस वाला आवेश जो होता है वैद्युत बल रेखाएं किधर भेजता है, तो प्लस वाला जो वायर होता है, आवेश होता है, वो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा अपने से दूर भेजता है, अपने पास नहीं बुलाता है। तो प्लस वाला आवेश जो होता है हमेशा अपने से वैद्युत बल रेखाएं दूर भेजेगा, दूर भेजेगा, तो यहाँ से कुछ ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, उधर भी इधर भी इधर भी, ऐसे चारों तरफ फैलेंगी, समझ पा रहे हो, चारों तरफ फैलेंगी ऐसे जैसे है। तो अब ये जैसे ये है वैद्युत बल रेखा, तो ये वैद्युत बल रेखा चारों तरफ ऐसे घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी, ऐसे
समझ पा रहे हो कि नहीं, इधर भी जाएगी, इधर ऐसे 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 चारों तरफ घूमेगी, मतलब हर तरीके से निकलेगी। तो ऐसे ही इसकी जो वैद्युत क्षेत्र, इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर को होगा, ऐसे ऐसे होगा और ऐसे होगा, ठीक है, ना कि ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ऐसे आएगी, ठीक है, यहाँ पर। और ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे आएगी, और क्षेत्रफल सदिश भी यहाँ पे कैसा होगा, क्योंकि वायर ऐसे रखा है, और क्षेत्रफल सदिश भी इसी के लंबवत होगा, तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश जो होगा उसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो भी ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र ऐसे होगा। तो वैद्युत क्षेत्र उधर जा रहा है और क्षेत्रफल सदिश इधर को है, तो यहाँ पे कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। अब एक देखिएगा, अभी इसके बाद मैं थ्योरी लिखवाऊंगा, फिर समझिए, पहले समझा देता हूँ। जब हमको लिखना क्या है, हमको तो फ्लक्स चाहिए ना, और फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। फ्लक्स की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, ठीक है, फ्लक्स की परिभाषा होती है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, यही तो होती है, ई ए कॉस थीटा। थीटा जो होता है वो क्या होता है, थीटा हमारा, थीटा ना कि चीटा, चीटा नहीं बाबू, थीटा। थीटा जो होता है वो हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। यहाँ पे पूरे, यहाँ पे ए रखा गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे फाई है, फाई पूरे पृष्ठ के कारण, इस पूरे गौसीय पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। हम केवल यहाँ परिभाषा से समझा रहे हैं। थीटा क्या है, थीटा ई, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं, ई मतलब वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र बोल सकते हो, ठीक है। और ए क्या है, क्षेत्रफल सदिश। आप समझिएगा, इस वाले तार से इस पर जो ये जो समतलाकार पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, ठीक है, समझिए यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऐसे है, और जो इसका, और इसका जो ये है जो वैद्युत क्षेत्र है वो ऐसे, समझ पा रहे हो, ये क्षेत्रफल सदिश ऊपर गया और वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है प्लस से इधर को, तो इसके बीच में कोण कितना बना, 90। तो यहाँ cos 90 जैसे ही 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब इस छोटे से क्षेत्रफल से जो फ्लक्स निकल के आ रहा है वो जीरो आ रहा है, तो इस बड़े पूरे के कारण कितना आएगा, तब भी जीरो आएगा, ठीक है। ऐसे नीचे समझ लीजिए, नीचे भी यही हो रहा है, नीचे क्या है, क्षेत्रफल सदिश इधर को है और वैद्युत क्षेत्र ऐसे है। क्षेत्रफल सदिश नीचे को और वैद्युत क्षेत्र उधर को, कोण कितना बना, 90। तो यहाँ पर भी क्या होगा, छोटे से क्षेत्रफल से आने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अंडा हो जाएगा खाली, मतलब कुछ नहीं आएगा। जब कुछ नहीं आएगा तो इस पूरे S2 के कारण जो फ्लक्स आएगा वो भी जीरो आएगा। अब बचा कौन, ये दूसरा S3 बचा है। अब इसको देखते हैं ये फ्लक्स देता है या नहीं देता है, ठीक है। तो हम इस पर काम करेंगे, जब इस पर काम शुरू किए तो ये छोटा सा क्षेत्रफल है, अब छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है तो इसका छोटा सा क्षेत्रफल भी होगा डीए, लेकिन बकलोल इसका जो है क्षेत्रफल सदिश किधर है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इधर को होगा ना, क्योंकि लंबवत देखना होता है। अब जैसे ये पाइप है, कहाँ गई, आ जाओ, ये रही, ये पाइप आ गई हमारी। अब मान लिया ये पाइप है, वायर है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यार, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको मानेंगे वायर, तो ये क्या है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, ये देखो मान सकते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव यहाँ पे मान सकते हैं छोटा सा। अगर यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल अवयव मानोगे, ठीक है, ऐसे, तो इससे लंबवत रेखा ऐसे ही तो खींचोगे, तो वहां पे भी लंबवत रेखा ऐसे खींचोगे, ई वैद्युत क्षेत्र इधर ही है और क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही है, तो दोनों एक ही रेखा पर है। अगर दोनों एक ही रेखा पर है तो यहाँ पे कोण कितना बनना है, 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो है, ये जो पृष्ठ है, वक्राकार जो पृष्ठ है, यहाँ पे छोटे से क्षेत्रफल अवयव से कुछ ना कुछ वैद्युत फ्लक्स आ रहा है, अर्थात हम अगर जब छोटे छोटे मिला के पूरे वक्राकार पृष्ठ से निकालेंगे तो बहुत कुछ आएगा। तो अब समझ में ये आ गया कि इसके कारण वैद्युत फ्लक्स आएगा, इसके और इसके कारण नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे हिंदी में थ्योरी में लिखेंगे, समझिएगा। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इतनी थ्योरी लिखने के बाद अब आगे हम थोड़ा और लिखेंगे। देखिएगा, लिखेंगे चूंकि समतलाकार पृष्ठ, समतलाकार, समतलाकार
पृष्ठ S1 व S2 के क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। S1 व S2 समतलाकार पृष्ठ है और के क्षेत्रफल अवयव, ये रहा क्षेत्रफल अवयव, ये भी क्षेत्रफल अवयव, ये मिड कहा गया है, अब ऐसे बनो, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव। तो यहाँ पे अवयव का क्षेत्रफल सदिश एवं वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र क्या है, कैपिटल ई, के बीच बना कोण 90 डिग्री है। अतः क्या लिखेंगे, अतः S1 व S2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात phi1, ये S1 है तो आप phi1 मान लीजिए, phi1 बराबर phi2 बराबर E इंटू ए कॉस थीटा, और थीटा है कितना, क्योंकि थीटा है बाबू 90 डिग्री, कितना है, थीटा हमारा है 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री है तो यहाँ पे जब मान रखोगे तो हो जाएगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0, अर्थात phi1 बराबर phi2 बराबर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, phi1 बराबर phi2 बराबर 0 आ गया। अब हमको लिखना है वक्राकार पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाले, वक्राकार पृष्ठ के ऊपर, वक्राकार पृष्ठ पर स्थित क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वक्राकार पृष्ठ S3 पर स्थित क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ लिखेंगे अतः 0 हो गया, तथा वक्राकार पृष्ठ कौन सा है, S3 है। वक्राकार पृष्ठ S3 के क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखना है, ठीक है। अब क्या है, वक्राकार पृष्ठ S3 के क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और वो बात समझ पा रहे हो कि नहीं पहले इसके कारण देखा गया, फिर इसके कारण देखा गया, दोनों के कारण हो गया 0, मतलब इसके कारण कुछ नहीं मिला। अब देखा जाएगा इसके कारण, क्योंकि हमको तो इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ के कारण निकालना था। जो बेलनाकार पृष्ठ के भीतर आवेश होगा और जितना आवेश होगा उसी से हम निकाल लेंगे वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बराबर होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है E बराबर F अपान क्यू नॉट। कितना होता है, F अपान क्यू नॉट। और यहाँ से हम ये वाली परिभाषा नहीं लगाएंगे, हम परिभाषा लगाएंगे, एक बार हम क्या लगाएंगे, एक बार यहाँ पे हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे परिभाषा से, ठीक है। किस परिभाषा से, इस वाले फाई बराबर ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा से। एक बार हम यहाँ से टोटल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, एक बार इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ से, ठीक है, टोटल वैद्युत फ्लक्स किसके, इस परिभाषा से निकाल लेंगे फाई बराबर ई ए कॉस थीटा से। और एक बार इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ से गॉस की प्रमेय लगा करके हम वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, वहां से वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन काम क्या है, अभी तो हम परिभाषा से निकाल रहे हैं वैद्युत फ्लक्स टोटल, तो इसके कारण कंप्लीट हो गया, इसके कारण कंप्लीट हो गया, अब इसके कारण कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद देखिए इसके कारण ऊपर लिखते हैं। अब भैया देखिएगा, अब यहाँ पे है देखिए होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स आई थ्री आएगा, और छोटा सा है क्षेत्रफल अवयव डीए लिए है छोटा सा, तो यहाँ पे डी फाई थ्री आ जाएगा। और डी फाई थ्री क्या होगा, ई इंटू डी ए लिखा जाएगा यहाँ पे। और कॉस थीटा, थीटा कितना है, चूंकि थीटा जीरो है, कितना है, चूंकि थीटा जीरो है इसलिए यहाँ पे जीरो रखोगे, तो ई इंटू डी ए बराबर हो जाएगा कॉस जीरो का मान एक होता है, तो यहाँ मान आएगा ई इंटू डी ए। और इधर कौन चल रहा है, डी फाई थ्री, मतलब वक्राकार पृष्ठ के छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण जो आने वाला क्षेत्रफल सदिश है, वैद्युत फ्लक्स है, क्षेत्रफल सदिश नहीं वैद्युत फ्लक्स है, वो हमारा आ गया है डी फाई थ्री इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, डी फाई थ्री इंटू ई इंटू डी ए। अब एक चीज समझिएगा, अगर हम इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ का जो वक्राकार पृष्ठ ये वाला बचा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसके पूरे के कारण देखें तो इस छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव डीए जो है इनको जोड़ करके हम देख सकते हैं कि वक्राकार पृष्ठ का पूरे का जो क्षेत्रफल होता है बेलन के, ये जैसे बेलन हो गया, इस बेलन का जो वक्राकार पृष्ठ ये वाला होता है, इस बेलन का जो वक्राकार पृष्ठ ये वाला होता है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल टू पाई आर एल होता है। क्या होता है, टू पाई आर एल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, टू पाई आर एल होता है। तो यहाँ समझ लीजिए। अब इसके बाद लिखेंगे गौसीय पृष्ठ की लंबाई एल तथा त्रिज्या आर है, तो ये हम लिखने को भूल गए थे। चलिए फिर यहाँ से लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो गौसीय पृष्ठ की टोटल लंबाई थी वो कितनी थी, स्मॉल एल मान लीजिए, स्मॉल एल लंबाई का गौसीय पृष्ठ खींचे हैं, और स्मॉल आर त्रिज्या क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि चूंकि बेलनाकार गौसीय पृष्ठ, चूंकि बेलनाकार गौसीय पृष्ठ एल लंबाई तथा स्मॉल आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या का खींचा गया है। अतः अब देखिएगा, अतः अतः संपूर्ण संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ, अब लिखेंगे संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ के कारण, संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अतः संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ, वक्राकार पृष्ठ भैया संपूर्ण एस थ्री है ना, तो संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ एस थ्री से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब जब संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए, तो या तो आप छोटे छोटे डीए जोड़ दीजिए, और छोटे छोटे डीए को जोड़ने को बोला जाता है गणित में समाकलन। फिजिक्स में क्या बोलोगे, समाकलन बोलते हैं, गणित में भी समाकलन। समाकलन का सीधा मतलब क्या होता है, छोटे छोटे चीजों को जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। तो इसका अगर समाकलन कर देंगे, और ये बंद पृष्ठ है इसलिए यहाँ पे ऐसे एक साइन बना देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन और डी फाई थ्री का इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, तो फिर आगे कितना है, ई इंटू डी ए, ठीक है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र जो इस वाले तार से निकल रहा है वो एक समान होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आवेश जो है वो हर जगह बराबर है, तो यहाँ जब आवेश हर जगह बराबर है तो वैद्युत क्षेत्र भी एक समान निकलेगा। ये थोड़ी है कि कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक समान ही वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, मतलब वो नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र को बाहर लिख सकते हो। फिर समाकलन कर दीजिए डी ए का, और डी ए क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, किसका, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव तो है, लेकिन डीए जो है वो छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, लेकिन किस चीज का है, वक्राकार पृष्ठ का है। तो पूरे वक्राकार पृष्ठ का अगर समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, टू पाई आर एल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टू पाई आर एल। तो यहाँ पे आ जाएगा ई इंटू टू पाई
आर क्या है, त्रिज्या है वक्राकार पृष्ठ के साथ बेलन की, और एल क्या है, लंबाई है, 2 पाई RL। तो टोटल जो त्रिज्या है मतलब टोटल फाई 3 जो है वो आ गया हमारा फाई 3 इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई RL। ये आ गई फाई 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, ई इक्वल टू आ गया है हमारा ई, फाई 3 इज इक्वल टू आ गया ई इंटू 2 पाई RL। अब हम लिखेंगे संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अभी तो हम क्या कर रहे थे, अलग अलग पार्ट में, पहले इसका निकाले फिर इसका निकाले फिर इसका निकाले। अब हम पूरे संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद संपूर्ण गौसीय पृष्ठ को देखते हैं। समझिए यहाँ पे अब लिखना है संपूर्ण गौसीय पृष्ठ, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से, पृष्ठ पृष्ठ डबल का है लिखना, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, होकर गुजरने वाला, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो टोटल जब निकालेंगे तो फाई जो होगा टोटल वो बराबर होगा इसके फाई 1 के प्लस फाई 2 के प्लस फाई 3 के, इन तीनों के कारण आने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो बराबर होगा इस पूरे बेलनाकार गौसीय पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब इनका सबका हम मान रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फाई 1 का मान कितना है, फाई 2 का मान आया, सब ये यहाँ पे रख देंगे। तो फाई बराबर फाई 1 0 था, फाई 2 0 था, फाई 3 आया था ई इंटू 2 पाई RL, ये आया था। इनमें जोड़ोगे तो टोटल फाई बाबू कितने के बराबर आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई RL के बराबर आ जाएगा। कितने आ जाएगा, 2 पाई RL के बराबर आ जाएगा। इतनी चीज हो गई। अब हमको क्या लिखना है, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इसको समीकरण 1 देंगे। अब मैंने ये जो निकाला है टोटल फ्लक्स, ये किससे निकाला है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाला है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। फाई बराबर ई इंटू DA से मैंने क्या निकाला है, इस संपूर्ण गौसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम निकालेंगे गौस की प्रमेय से इस गौसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ लिखेंगे गौस के प्रमेय से, गौस की प्रमेय, प्रमेय से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, गौसीय पृष्ठ, गौस की प्रमेय से संपूर्ण, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। गौस की प्रमेय से भी संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, उसको लिख लेते हैं। गौस की प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ, ये जो बेलन है ये पूरा बंद है कि नहीं, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, बस बड़ी सिंपल परिभाषा है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस बंद पृष्ठ के भीतर, जैसे ये हो गया, इस बंद के पृष्ठ के भीतर जितना आवेश हो, इस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है, 1/ε0 गुना। तो यहाँ लिखेंगे कुल जो फ्लक्स होगा फाई, वो बराबर होगा हमारा आवेश जो है वो क्यों है, माना आवेश कितना था, क्यों, इस पर जो आवेश है वो प्लस क्यों मान लीजिए। तो यहाँ पे हो गया आवेश क्यों, और नीचे क्या है, नीचे हमारा होगा एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट, नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फाई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हम इसको समीकरण 2 बताएंगे। क्या बताएंगे, समीकरण 2। अब देखिए भैया, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, इसके इधर वाली चीज जो है वो बराबर है, LHS बराबर है, RHS बराबर होने चाहिए। अगर LHS बराबर है, समीकरण 2 और समीकरण 1 के LHS बराबर है, तो RHS क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम इसको मिटा के बताते हैं। देखिए भैया, अब हमको करना क्या है, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में आया था इधर ई इंटू
2πr l और इधर आया है Q/ε0, ये इतना आया था। ठीक है, कितना हो गया। अब हम लगाएंगे रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा। क्या लगाएंगे? रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से यहाँ पे लिखेंगे, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, रेखीय आवेश आवेश घनत्व की परिभाषा से रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या कहती है? यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक सरल रेखा में या एक सरल रेखा में या एक रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। लेकिन रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर, रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जितनी मात्रा होती है उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व जो होगा लैम्डा बराबर कितना होगा? मान लीजिए कि ये जो लंबाई है वो एकांक लंबाई है, 1 मीटर की लंबाई है। ठीक है, तो 1 मीटर लंबाई पर आवेश मान लेते हैं क्यों है, कितना है क्यों। तो 1 मीटर लंबाई पर आवेश क्यों है, या एल लंबाई पर जो आवेश है वो क्यों है, एल लंबाई पर आवेश कितना है क्यों। तो यहाँ से अगर हम क्यों निकालेंगे तो फिर क्यू का मान कितना आ जाएगा, तो क्यू बराबर हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल बराबर हो जाएगा क्यू के। किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा इंटू क्यू, लैम्डा इंटू एल बराबर हो जाएगा क्यू के। ठीक है, अब समीकरण 3 से हम क्यू का मान लैम्डा इंटू एल रखेंगे। देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, अब उस समीकरण 3 से जब हम वहां रखेंगे E इंटू 2πr l और बराबर में क्या है, क्यू की जगह पे रखेंगे लैम्डा इंटू एल और बटे में क्या है एप्सिलॉन नॉट। ये है तो एल से एल ये वाला कट जाएगा, बराबर में अगर जैसे यहाँ इक्वल का साइन है, इधर भी एल लिखा है इधर भी एल, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना क्या था, ई का मान, तो ई का मान निकालना है और अभी ये चीज बची है तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार, 2πr बचा हुआ है, इधर लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है। क्या बचा है? लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर ई हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2πr और इधर हो जाएगा लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो फार्मूला यही होता है, वैसे फार्मूला क्या होता है, ये होता है E इक्वल टू 1/2πr, 1/2πr और इंटू में लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट, इंटू में क्या होता है लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन अभी तक जो हम फार्मूला पढ़े हैं, जैसे ज्यादातर पढ़ते क्या है, ई का मान भी पढ़े तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट में पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट में पढ़े हैं। अब एक काम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, अब इसका हमारा कोई काम नहीं, अब इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे फार्मूला जो आया है वो ये आ चुका है, ई बराबर 1/2πr आया है, फिर लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट आया है। यहाँ 2π के बगल में r होता है तो एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम यहाँ कर लेंगे 2π एप्सिलॉन नॉट और इस r को इधर भेज देंगे ऐसे। अब एक चीज और है, थोड़ा पढ़ने में सही नहीं लग रहा है, देखिए जिस फ्लो में हम चले आ रहे हैं, हम लगातार क्या पढ़ रहे हैं, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे 2 लिखा है तो हम एक काम करते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। जब 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से हम भाग कराएंगे तो हो जाएगा 4 और 2 से ऊपर गुणा करा दिए तो 2 लैम्डा बटे आर हो गया। कितना हो गया? 2 लैम्डा बटे आर। अब फिर से देखिए 2 से इसको काट दोगे, जो ऊपर लिखा है वही अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से ई का जो मान आया है वो ये आ गया, ई बराबर आ गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। आर क्या है? आर है आवेशित तार से जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हो वहां की दूरी, आवेशित तार से जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो वहां तक की दूरी। और लैम्डा क्या है? लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। तो इसका एक मात्रक भी होता है, वो भी लिख दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, या फिर इसको वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं।
वोल्ट पर मीटर, इसका एक और मात्रक है वोल्ट पर मीटर। तो ये आज का जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिजिक्स पढ़ने में आनंद आता है और कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि पूरी कंप्लीट फिजिक्स 25-26 में इस चैनल पर आपको फ्री में मिलने वाली है, एक भी पैसा आपसे नहीं लूँगा। अगर आपको पढ़ने में आनंद आए तब हमारे चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। समझ पा रहे हो? अपने दोस्तों तक भी बता सकते हो कि मैं फिजिक्स को कंप्लीट फिजिक्स जो है पूरी विथ न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा और फ्री में, एक भी पैसा नहीं दूंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों तक इसको शेयर करें और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।